दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कल जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो एसबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उन्हें अभी जून तक की मोहलत चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड हमेशा से विवादों में रहा है जब से इसकी अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर जब से उन्होंने शुरुआत की थी, लगातार विपक्ष इस पर आरोप लगाता रहा है कि इसके अंदर जो कंपनियां हैं वह जिस तरह फंड दे रही हैं उससे कहीं न कहीं उसका फायदा भी सरकार के द्वारा लेती हैं। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप दौर हमेशा हमें इसको लेकर देखने को मिले हैं और इलेक्ट्रो बॉन्ड जैसे कि आंकड़े सामने आए हैं जो कहा जाता है कि इसमें अधिकतम जो चंदा है जो सत्ता पक्ष को गया है, बीजेपी को गया है। और विपक्षी दलों को इसमें बहुत कम हिस्सेदारी उनकी रही है। इसी लेकर तमाम तरह के जो पक्षपात के आरोप हैं चंदे को लेकर या तमाम फंडिंग को लेकर हमेशा बड़े गंभीर आरोप इस विषय को लेकर लगते रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और इसको गैर कानूनी उन्होंने करार दिया, कहा कि ये इसको बंद करा जाए तत्काल। और उन्होंने एसबीआई से कहा कि जो तमाम आंकड़े हैं, वह हमें उपलब्ध करवाए जाएँ। प्रदेश को पता चलना चाहिए कि किस कंपनी ने, किसने, किसको कितना चंदा दिया, किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। और कल आज उसकी तारीख थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वह सारी डिटेल्स जमा करनी थी। लेकिन एसबीआई ने कल एक याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें 30 जून तक की मोहलत दी जाए, इसके पूरे आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए। तो इस पर एक नया विवाद फिर खड़ा हो गया और कांग्रेस ने इस पे एसबीआई पर आरोप लगाया कि वह आंकड़े छुपाना चाहती है और उसके पीछे उनकी मंशा ठीक नहीं है और सरकार को बचाना वह चाह रही है, जिससे कि चीजें पता न चले किसने किसके पक्ष में कितना पैसा दिया गया है या किसके फेवर में सरकार ने नीति बनाई है। तो ये लगा एक गंभीर संकट दोबारा से गंभीर विवाद और सामने खड़ा हो गया देश के सामने। इसी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हिमांशु बयानी जी गुजरात से जुड़े हुए हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हिमांशु जी जैसे कि एसबीआई के द्वारा जब कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई कि 30 जून तक की इन्होंने मोहलत मांगी है इलेक्टोरल बोर्ड से संबंधित में जानकारी देने के लिए। इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसके पीछे क्या कारण है जो एसबीआई को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है इससे संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए? क्या एसबीआई आज के डिजिटल युग में ये सोचा जा सकता है कि आंकड़े जुटाना एक मतलब इतने लंबी समय चाहिए आंकड़े जुटाने के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए, एसबीआई ने जो जवाब दिए हैं, वो जवाब कुछ हैरत अंगेज मतलब अचरज देते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि 48 करोड़ खाते हैं एसबीआई में। 86 लाख से ज्यादा कुछ उनकी एटीएम्स है, उनका रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है। यूपीआई वगैरह का आप डेटा देख लीजिए उनके ट्रांजैक्शन का, वो रियल टाइम होता है। तो इसमें उन्होंने कहा है, जो जवाब उन्होंने दिया है कि 29 ब्रांचेस जो थे हमारे, वहां पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्वीकारने की जो प्रक्रिया थी वो थी, और उसका सब जो व्यवहार जो भी था वो मेन ब्रांच मुंबई में था, और सील्ड एनवेलप में ये डिटेल्स आती। तो मुझे आप समझाइए कि अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो उसका एक बेसिक लेजरिंग जिसको बोलते हैं, कि डेबिट क्रेडिट साइड आपके पास होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं कोई बुक में होना चाहिए। चलिए आपका डिजिटल सिस्टम में नहीं था तो कोई रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मेंटेन होना चाहिए ना। ये तो ऐसा इनके जवाब से मतलब क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है कि एसबीआई कहीं ना कहीं एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चला रही थी, या एक लॉन्ड्रोमेट की तरह काम कर रही थी, जिसमें किसका पैसा कहाँ पे, मतलब वो चिट्ठियों का जो व्यवहार होता है ना, कि आने वाले भाई साहब को आप हुँ, हुँ। 10,000 रुपया दे दीजिएगा, वो चिट्ठी होती है, ऐसा है ये कैसे कर सकती है एक नेशनलाइज बैंक, खास करके वो बैंक जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जिसका लिस्टिंग हुआ है, खास करके वो बैंक जो आरबीआई के द्वारा उसके जो निर्देश है, रेगुलेटरी बॉडी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा उसके नियमों के अनुसार उनको काम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये जो जवाब आया है एसबीआई की तरफ से, ये किसी कोऑपरेटिव बैंक में भी शायद इस तरीके से काम नहीं होता होगा। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है ना, किसान वगैरह की, उनमें भी ऐसे काम नहीं होता होगा कि कहाँ से पैसा है और कहाँ गया, इसका ही आपको पता नहीं, और आप बोलते हैं कि हमको और जून तक का समय चाहिए ये सब मतलब खाता टैली करने के लिए। मुझे लगता है डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम्पल ऑफ फेलियर अगर आप देखेंगे तो ये जो जवाब है एसबीआई का, ये है कि आप एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, और डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ी नेशनलाइज बैंक, हालांकि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो वर्ल्ड के, उसमें जो भारत की 7 कंपनियां हैं, बाकी की 6 ऑयल एंड गैस कंपनी है, उसमें एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है रिलायंस की, बाकी की 5 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ऑयल, ओएनजीसी, और ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड।
तो ये कंपनीज और एसबीआई ये साथ मिला के कंपनीज है। तो मुझे तो अब डाउट हो रहा है कि फॉर्च्यून 500 का जो रैंकिंग है वो भी किस तरह से होता है। क्या ऐसी पैरेलल बैंकिंग व्यवस्था चलाने वाली बैंक को मतलब आप जायज मानते हैं कि ये आ सकता है फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में? और मुझे ऐसा लगता है एसबीआई ने जो जवाब दिया है उसके चलते अगर सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ना शुरू करेगा तो इसमें आरबीआई की भी जिम्मेदारी बनेगी और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी जिसके द्वारा ये रेगुलेट होता है, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी का हर तिमाही में उनके परिणाम आते हैं, उनके क्वार्टरली सबमिशंस होते हैं। तो उसमें ये डेटा क्या छुपाया गया है, गुप्तता गोपनीयता मैं ये समझ सकता हूँ कि ठीक है चलिए, लेकिन आप एक पैसा मतलब आप ऐसा कर रहे हैं कि आपकी एक जो बैंकिंग व्यवस्था है, उस बैंकिंग व्यवस्था के अंदर ही आप एक पैरेलल बैंकिंग, शैडो बैंकिंग कर रहे हैं और वो शैडो बैंकिंग के ज़रिए ये शैडो बैंकिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंडिंग के लिए। तो ये जो जवाब है ना, ये जवाब जो दिया है एसबीआई ने, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही बैठेगी। 2-3 पॉसिबिलिटीज मैं जो समझता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस का मामला है तो ज्यादातर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट किसी कमेटी का गठन करेगी, वो कमेटी को बोलेगी कि आप जवाब दे दिए, लेकिन तब तक लगता है मुझे कि चुनाव के डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, चुनाव शायद खत्म हो जाएंगे। तो ये जो जवाब दिया गया है एसबीआई के द्वारा, ये जवाब ऐसा है कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। तो ये कंफ्यूज किया गया है कि देखिए ऐसा ऐसा मामला है। अगर ये ऐसा चल रहा है, मान लीजिए ये बंद लिफाफों का खेल चल रहा है, तो ये ईडी की भी तहकीकात का विषय है, सीबीआई की भी तहकीकात का विषय है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की भी तहकीकात का विषय है कि ये पैसा किसका भारतीय बैंक में घूम रहा है इलेक्टोरल फंड बॉन्ड के नाम पे। ये पैसा किसी कोलंबियन ड्रग कार्टेल का तो नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि एक कंपनी आप खोल सकते हैं 2 दिन में पैसा दे सकता है, कोई भी भारतीय आदमी इन कंपनियों की तरफ से अपना वो वहां से पैसा आएगा और डाल देगा। ये पैसा क्या वो जो हाथी दांत की तस्करी करने वाले जो चाइनीज ट्राइड्स और जो जापानीज याकुजाज है उनका तो नहीं है, क्योंकि 2015 में 18 हाथी मारे गए थे केरल में, जिसके ऊपर ये पूरी अमेज़न में जो सीरीज़ बनी है पोचर्स वो आप देखिए। तो ये पैसा किसी रशियन माफिया का नहीं है, किसी रशियन ओलिगार्च का तो नहीं है, किसी इटालियन माफिया का तो नहीं है। ये पैसा आखिर है किसका? तो सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि जिस तरीके से एसबीआई ने जवाब दिया है, उसमें मुझे लगता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज है जो एक लिस्टेड कंपनी को रेगुलेट करते हैं स्टॉक मार्केट पे, दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई, ये जो खबरें जिस तरीके से आ रही है उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी मांगना पड़ेगा अगर उनके शेयर के भाव में गिरावट आई या बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लगता है ये रेगुलेटरी एजेंसीज भी इस जवाब के साथ डॉक में आ सकती है। मतलब वो क्या बोले उसको, तफ्तीश के दायरे में आ सकती है सबसे कि आप क्या कर रहे हैं, ये जब हो रहा था तब। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, जैसे मैंने कहा ये एजेंसीज, मतलब आप कहीं से अगर मान लीजिए टैक्स इवेजन किसी ने किया है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं ये लोग, और 24 घंटे के अंदर अंदर तो इनका सब जो भी मतलब बैंकिंग का हिसाब किताब जो भी होता है वो बैंक दे देती है। सब बड़ा ज्यादा। तो यहाँ पे ये क्यों ऐसे छुपाया जाए? तो मुझे लगता है ये एजेंसीज का भी तफ्तीश का विषय है कि कौन सा ऐसा पैरेलल या शैडो बैंकिंग चल रहा था और इंटरनेशनली किस किस जगह से इसके तार जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस जरिए को, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो डोनेशन आ रही थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। उसने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो जवाब दिया है ना, उसके जरिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बल्कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये बहुत ही क्लियर संकेत मिल रहे हैं इसमें कि एक शैडो बैंकिंग चल रहा था, एक मतलब लिफाफों के अंदर चिट्ठियों का व्यवहार चल रहा था और चिट्ठी किसकी किसके नाम थी यही पता नहीं है। तो मुझे लगता है ये बड़ा तफ्तीश का विषय है, क्योंकि न्यूज़ मिनट और न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी एक जो अहवाल तैयार किया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि जी। किस तरीके से उद्योगपतियों को डराया गया और उनसे डोनेशन लिया गया। तो ये सब मामले मुझे लगता है इतने आसानी से भले आप मतलब अभी तो ये मामला ऐसा हो गया है कि नाम बाहर आए ना आए ये बात अलग है, एसबीआई के जवाब से एक खलबली बिल्कुल मच गई है कि ये चल क्या रहा है भारत, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक।
क्या ये जायज है? सबसे पहला सवाल ये। आप ऐसा शैडो बैंकिंग चला सकते हो? मान लीजिए आपके मेरठ शहर में कोई कोऑपरेटिव बैंक ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो, तो रिजर्व बैंक ने अब तक क्या किया हो? वो बैंक सील हो चुका हो, एक्शन हो जाता। वहां पे डिपॉजिटर का मतलब जमावड़ा लग चुका होता अपना पैसा वापस लेने के लिए, बराबर है। लेकिन यहाँ पे तो मतलब परिस्थितियां ये है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना ही आरबीआई बोल रहा है, ना सेबी बोल रहा है। इन्होंने जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट को और कह दिया जवाब में कि कहीं ना कहीं हम एक शैडो बैंकिंग, एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम खड़ी कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके का हवाला विद इन द कंट्री नेशनलाइज बैंक के जरिए चल रहा था। ये बहुत क्लियर बात आ रही है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास इसकी डिटेल्स नहीं? आप मुझे एक समझाइए, प्रशांत जी मेरठ के किसी बैंक में, चाहे वो खानगी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी मतलब नेशनलाइज बैंक हो, उसमें उनका खाता है, वहां पे उन्होंने मान लीजिए 10,000 रुपया जमा किया, तो बैंक का बेसिक लेजरिंग जो होता है, जहां पे कौशिक जी के खाते में 10,000 जमा बोलना चाहिए और डेबिट क्रेडिट का जो सिस्टम है, और मान लीजिए उसके बाद कौशिक जी ने चेक के जरिए, एटीएम के जरिए 2,000 रुपया उठाया, तो वो 10,000 जमा हुआ, 2,000 उठाया, बाकी का बैलेंस जो भी आपका अगला पिछला उसके साथ 8,000 जोड़ के आपका लेटेस्ट बैलेंस तो पता चलना चाहिए। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बेसिक लेजरिंग ही हमने मेंटेन नहीं, गोपनीयता इतनी कि आप किसका पैसा कहाँ पे जा रहा है उसका भी डिटेलिंग आप मैनेज ना करो। तो ये तो मतलब एक सवाल या निशान है बैंकिंग पद्धति के ऊपर। जिस तरीके से एसबीआई ने जवाब दिया है, मुझे पता नहीं एसबीआई का जवाब किसने ड्राफ्ट करवाया है, कौन से वकील ने ड्राफ्ट करवाया, लेकिन ये तो एक सवाल या निशान लग चुका है कि चल क्या रहा है आखिर राष्ट्रीयकृत बैंक में। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक, फॉर्च्यून 500 में जिस बैंक का नाम है, और मतलब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसकी कोई जानकारी अगर है तो हमको जून तक का टाइम चाहिए। कहना क्या चाहते हो भाई साहब? ये बड़ा सवाल या निशान है बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर। और अगर ये नेशनलाइज बैंक में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अगर ये परिस्थितियां है, तो दूसरे बैंकों में जहां पे भी इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, लोन्स दी जाती है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, मुझे लगता है बैंकों का, नेशनलाइज बैंकों का ऑडिट करने का वक्त आ चुका है। और आपको ये बिल्कुल करना पड़ेगा, आरबीआई को जागना पड़ेगा। ये जितनी भी बैंक है वो बैंक निफ्टी करके पूरा उसका इंडेक्स चलता है, तो ये शेयर बाजार में भी बहुत इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि ये बैंकों में आखिर चल क्या रहा है, किसका पैसा कहाँ पे घूम रहा है, अगर यही पता नहीं है तो मतलब ये बैंक बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। आप समझने की कोशिश कीजिए। बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि भाई हमको पता नहीं है, लिफाफों में आता था, तो हमारे को ये करने के लिए बेसिकली हमको इतना वक्त। कौशिक जी, अगर आप ये चैनल चला रहे हैं, चैनल के माध्यम से मान लीजिए कोई सब्सक्राइबर बेस आपने खड़ा किया है, सब्सक्राइबर्स को आप ज्वाइन करने की फी लेते हैं, तो उसका भी अकाउंट रहता है आपके। अगर वो अकाउंट आपके पास नहीं रहेगा और कल को मान लीजिए कोई एजेंसी ने आपके ऊपर रेड कर दिया, तो मतलब वो तो यही बोले कि तो चाइनीज फंडिंग है। तो ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है बैंकिंग पद्धति के ऊपर, भारत की सबसे बड़ी बैंक के ऊपर। तो आरबीआई सेबी ये सब डॉक में आ सकते हैं, लेकिन वेट एंड वॉच कीजिए। ये बात हमने पहले भी कही थी कि शायद एक रिव्यू पिटीशन लगेगी जिसमें कहा जाएगा कि बिल्कुल। खैर इसी की वेबसाइट पे मत डालिए, लेकिन हम ये बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ अलग ही आ गया, ना ही बंद लिफाफे की सुप्रीम कोर्ट को देने की बात हुई, ना ही ईसीआई को देने की बात हुई। बोले लिफाफों का ही खेल चल रहा था, हमको लिफाफे पता ही नहीं है किसका पैसा कहाँ घूम रहा है। यही तो सवाल, यही बड़ा होता है, सवाल है कि होता है। आखिरकार। नहीं नहीं, बिल्कुल। कहीं कहीं एक मिनट आप समझाइए, आप मुझे समझाइए, कहीं ऐसा होता है? कहीं ऐसा होता है? बनिए की दुकान पे पॉसिबल ही जब नहीं आप है। उधारी में, हाँ, बनिए की दुकान में जब आप पूरे महीने में उधारी में सामान लाए, तो वहां पे लिखा होता है इतना लिखा सामान रहता है, गया, लिखा। बराबर है कि 8,000 का खरीदी बिल्कुल, किया, 9,000 का खरीदी किया। जब वो आप पैसा देंगे तो वो वहां पे जमा लेता है कि इसका पैसा आ गया। बिल्कुल, अब बिल्कुल, यहाँ एंट्री पे होएगी तो उसकी। मतलब पैसा आया है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में गया है, लेकिन किसका पैसा है यही पता नहीं। ये पता नहीं। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल से भी ऊपर है भाई साहब। ये तो मतलब पूरा बैंकिंग के अंदर एक शैडो बैंकिंग, एक पैरेलल बैंकिंग, एक लॉड्रोमेट की तरह काम कर रहा है एसबीआई। उसके जवाब से तो ये लग रहा है बेसिकली कि सबका पैसा क्लीन कर रहा है।
तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी तफ्तीश का, तहकीकात का विषय बन जाएगा। और इसमें मतलब ये जो बात आ रही थी ना कि ऑटोनोमस बॉडी और उनकी जो ताकत है वो ध्वस्त हो चुकी है, इसका ये क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। डिजिटल इंडिया का फेलियर का आप एक तरफ बोल रहे थे, जन धन, आधार, मोबिलिटी, और मतलब यहाँ पे बात ये है कि भाई लिफाफों में सब व्यवहार चल रहा था और किसी को मतलब आप चले गए वो जमाने में जहाँ पे हुंडिया चलती थी। इंडिया। हाँ, तो ये हुंडी किसकी किसके नाम है, ये तो भाई ये तो आपका डिजिटल एटलीस्ट कुछ लेजर, कुछ रजिस्टर कुछ तो तो होगा। मेंटेन होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है। तो किसका पैसा आया भाई, आप मुझे समझाइए। किसका पैसा लगा भारत की राजनीति के, मतलब भारत की राजनीति का आपने व्यापारीकरण कर दिया कि उसमें अब ऐसे लोग पैसा लगाने लगे। किसका पैसा है? कौन से माफिया का पैसा है? कौन से नेता का ब्लैक पैसा व्हाइट होके वापस आके इस तरीके से लगा है? ये तो भारतीय राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया। उसमें किसका पैसा लगा यही आपको पता नहीं, और बैंक बोलता है हमको भी पता नहीं, हमको थोड़ा वक्त चाहिए इसके लिए। यही सवाल तो बड़े नोटबंदी के गंभीर हो गए समय हैं कि नोटबंदी के समय आपके पास पूरा का पूरा स्टाफ नहीं था, फिर भी आपने रात दिन काम करके ये किया ना। इतने बड़े देश में नोटबंदी के टाइम पे आपने सब कुछ किया। सबका जो कैश का नोट था वो लिया, 500 का, 1000 का, उसके बदले 2000 का दिया। जो भी करना था आपने किया। 2500 का लिमिट रखा था रोज का आपने। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपके पास डिटेल्स ही नहीं है। डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए जून तक का टाइम चाहिए। भाई साहब बैंक चला रहे हैं या किसी भजिए की दुकान चला रहे हो आप? कि ग्राहक आया, पैसा दिया, गले में डाल दिया, भजिया लेके चला गया, पता नहीं कौन ग्राहक है। फॉर्चून 500 में आती है आपकी बैंक भाई साहब। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप एक नेशनलाइज बैंक जो फॉर्चून 500 में आती है वो चलाते हैं कि कोई भजिए की दुकान चलाते जी, जी, बड़ी गंभीर बातें कही आपने और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण हो गए कि एसबीआई को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है और जैसा आपने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि अगर किसी भी मतलब एक पैसे की जब पूरा डिजिटल सिस्टम है पूरा एसबीआई का, एक-एक पैसे की एंट्री होती है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया और ऐसे में इतनी बड़ी जो विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसको लेकर एसबीआई का ये कहना कि हमें समय चाहिए उसके आंकड़े इकट्ठे करने के लिए और हम पे इस समय कुछ नहीं है। ये बड़े मतलब चिंता का विषय भी है। कि एसबीआई को ऐसा कौन-सी दिक्कत है कि उसके अगर आंकड़े है उससे संबंधित डिटेल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कर दे, तो एसबीआई को क्या परेशानी है उसमें? एसबीआई तो एक बैंकिंग सिस्टम है, एसबीआई किसका पैसा आ रहा है, किसके पास हैं। जा रहा है, तो एसबीआई को इतनी प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? तो वही वही बात है। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसे वक्त पे गया होता है एसबीआई में जहां पे उनका लंच ब्रेक होता है और वो बोले लंच ब्रेक के बाद आइए तो समझ सकते हैं। यहाँ पे तो ये लंच ब्रेक चलने वाला है 30 जून तक। 30 ये जून कोई तक। तरीका है? ये कोई तरीका है? आप मुझे समझाइए। क्यों नहीं देते हो भैया आप इंफॉर्मेशन? आप ये तो बताइए। आपका क्या लेना देना है? किसका आपको बॉन्ड क्या में लेना-देना पैसा है? आया, किसका नहीं, आपका क्या लेना देना है? आपने तो मतलब आप एक नेशनलाइज्ड बैंक हो, जो आप मानते हो। मुझे तो लगता है ये जवाब जो आपने दिया उसके बाद तो मैं आपको नेशनलाइज्ड बैंक भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप बिल्कुल कोई भजिए की दुकान ही चला रहे हो या पैरेलल या मतलब एक शैडो बैंकिंग सिस्टम चला रहे हो। ये बहुत तय हो चुका है। आपके जवाब से ये तय हो चुका है। ये किसी तफ्तीश का भी मोहताज नहीं है अब ये चीज़। इसका जो परसेप्शन बिल्ट हो रहा है, ये हो रहा है कि और ये मतलब आप एक पैसा लेते हैं एक जगह से, एक जगह पे पैसा देते हैं, यही डिटेल्स आपको देनी है। जब ईडी नहीं वाले देनी है। रेड करते हैं, सीबीआई वाले रेड करते हैं, तो आप इमीडिएटली वो डिटेल 24 घंटे के अंदर-अंदर उस एजेंसीज़ को दे देते हो। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई साहब? यहाँ पे दिक्कत क्या है? यही तो समस्या है कि दिक्कत क्या है? और चलिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि किसी एक पार्टी को ही सारा का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा गया होता तो समझ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, सभी को गया है। 57% फंडिंग गया है एक पार्टी को, बाकी की पार्टीज को भी गया है। तो डिटेल्स दे दीजिए ना भाई साहब, आपको प्रॉब्लम क्या है? ठीक बस सभी को बढ़ गया पैसा तो सभी को गया है, सिस्टम का पैसा तो सभी को गया सिस्टम है। का इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है जहां पे आप ऐसा बोलेंगे कि बंद लिफाफों में चीजें आती थी, 2 साल से बंद लिफाफों में चीजें आ रही है और किसी ने लिफाफा खोल के उसमें से खोल के नहीं डिटेल्स दिया। कहीं पे डाल के उसका मतलब एक एग्रीगेटेड डेटा की कल को अगर कोई मांगे, भले आरटीआई के दायरे के बाहर है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी तो आपका एक बेसिक ये जिम्मेदारी तो बनता है कि एक डेटा तैयार रखिए। कल को अगर कोई मांगेगा तो इमीड आप मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल दिया
अगर मान लीजिए ये बोलते कि 6 तारीख तक दिया और सुप्रीम कोर्ट दूसरे दिन 24 घंटे में अगर ये डेटा दे देती सुप्रीम कोर्ट को कि हमने भाई आपको डेटा दे दिया, अब आपको इसी को देना है, जिसको देना है दे देना, तो मान भी लेते कि चलिए कोई एक सिस्टम है आपके वहां, आप एक अच्छा, बार हिमांशु जी, एक बात तो बताइए, इसमें एक कहा बार जाता है कि आप एक बार एसबीआई में जाके 50,000 रुपया लोन के तौर पे मांगने का कोशिश कीजिए, कितनी प्रोसेस है आपको फॉलो करना पड़ता है, हो बिल्कुल जाएगा सैंक्शन, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। लेकिन आपका पर्सनल लोन भी अगर आपको चाहिए, खाता खुलवाना ये वो, और यहाँ पे आप हाँ, बोल 10 रहे तरह हैं की भाई साहब, रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 12,000 करोड़ का हिसाब नहीं है हमारे पास। क्या मजाक हो रहा है ये सिस्टम से। 12,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है आपके पास, अब अच्छा बोल रहे हिमांशु हैं जी, मैं जून तक इसमें होना यही चाहिए। इस इस इसमें मैं ये जोड़ रहा हूँ, इसमें कहा जाता है कि उस पे कहीं ना कहीं कोड नंबर भी डला होता है, पता चल जाएगी कैसे क्या इसकी कहाँ से ट्रांजेक्शन क्या हुई है, कुछ ऐसा सिस्टम भी है इसके अंदर के। प्रिसाइजली ये कल पूरे के पूरे जितने लोगों ने जो कहा था कि इसमें कुछ नहीं होगा, वो ट्वीट जो जिस तरीके से कल वायरल हुए हैं, उसमें ये बात एक सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिस्टम नहीं है। तो क्यों आप नहीं दे पा रहे हो? आपका जो जवाब है ना, वो जवाब ऐसा है कि वो जवाब आपके ऊपर ये, मतलब जैसे मैंने कहा कि आप बैंक चला रहे हो, आप भजिए की दुकान, ये जवाब से साबित हो गया है। कौशिक जी, मैं आपको सीधा सवाल करूं, आपकी जो भी सालाना आय है, वो आय के ऊपर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है कि नहीं है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बराबर। तो आप तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई 30 जून के बाद आइएगा, मेरे पास इतना पैसा यहाँ से है, मुझे पता नहीं, बंद लिफाफों में पैसा है, मुझे गिनना पड़े। क्या होगा सोचिए, इनकम टैक्स आपके घर पे खड़ा होगा, एक नोटिस आ जाएगा बिल्कुल है। बिल्कुल। यहाँ पे बारह एक हजार सेकंड। करोड़ का मामला है, कोई 1200, ये कोई 1200 रुपए का मामला नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। 12,000 बिल्कुल करोड़ बिल्कुल। का मामला। इनकम टैक्स जिस बहुत बड़ा तरीके से आपको बहुत टाइम बड़ा पे मामला। फाइल करना पड़ता है, आपको रिबेट क्लेम करना पड़ता है, तो ये मामला ऐसा है। आप क्या मजाक बना के रख दिए हो यार। भाई 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, एक सेकंड होते ही 12 बज के 1 सेकंड होते ही नया दिन शुरू हो जाता, नया टाइम चक्र शुरू हो जाता है। तो उसमें फिर रिबेट नहीं मिलने की, अगर 1 सेकंड भी आप लेट हो गए। तो तो फिर तो ये क्या चल क्या रहा है, आप मुझे समझाइए। ये यही मतलब तो आप यक्ष प्रसंग प्रोत्साहन दे रहे हैं, की। ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप एक तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं सीए की पूरी फ्रेटर्निटी को कि आप ऐसा गोरख धंधा कीजिए। कल को तो सीए भी बोल सकता है ना आपका कि भाई साहब बिल्कुल। 30 जून के बाद आइएगा, बंद लिफाफों में किया है जो भी किया है कौशिक जी ने, हमको पता नहीं है, वो बंद लिफाफे खोलने पड़ेंगे। हाँ, ये तो ऐसा हो गया ना, ये क्लासिक एग्जांपल हो गया, समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो भी आएगा इसमें क्लासिक एग्जांपल है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। कल को वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकता है कि मैं अपना फाइल नहीं करूंगा बाईआईटी, मेरे पास बंद लिफाफों में बहुत सारी डिटेल्स आई है, उसका सीए बोल देगा टाइम लगेगा भाई ये अब सब निकालने के लिए, टाइम जो करना लगे, है वो टाइम कर लो। लगेगा अभी। ये तो अभी टाइम क्लासिक लगेगा। एग्जांपल हो गया ना, आप एग्जांपल सेट कर रहे हो। एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। हैं? बस सभी इसी लाइन को पकड़ के अपना डिटेल मतलब जो है आप इनके अभी इनकम समय। टैक्स का कल को आपको नोटिस मिला है, तो इनकम टैक्स का नोटिस में आपका सीए आपका वकील जाके बोल देगा कि भाई बंद लिफाफों में आया है, थोड़ा हमको चेक करने दिए, बाद में बोलेंगे 6 महीने के बाद कि सब साले सब लिफाफे खाली निकले साहब, उसमें कुछ था नहीं। तरीका है, आप मुझे समझाइए अरे। पहले। हाँ? नहीं, वास्तव में ये तो एक बड़े नए एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं देश की आर्थिक जो वही तो गतिविधि है उसके बात है। अंदर। पर आप ये चीज सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम एसबीआई कोर्ट ने में। ये जवाब दिया है कि बंद लिफाफों में हमको पता नहीं है, थोड़ा वक्त चाहिए। मतलब कल को अगर आप अपना इनकम टैक्स सही टाइम पे नहीं भरते, तो आपके पास एग्जाम्पल है कि देखिए साहब सुप्रीम कोर्ट में भी एसबीआई ने ऐसा जवाब दिया, तो हम दे सकते हैं। हम दे हमारे सकते पास हैं। भी बंद लिफाफों में है, अब लिफाफे खोलने बाकी है। लिफाफे खोलेंगे पता चलेगा किसी में से 1 रुपया निकला, किसी में से कुछ नहीं निकला साहब। ये पूरे 30,000 लिफाफे, इसमें इतना आया है, ये पूरा हिसाब देख ली। तो आगे चिंता की बात है। अच्छा, लेकिन इस जवाब को देते हुए एसबीआई के जो भी भाई आला अधिकारी रहे होंगे, बिल्कुल इतने छोटे किसी अधिकारी के द्वारा गया होगा जवाब, ये बड़े आला अधिकारियों के सभी नोटिस में सब चीज रही होंगी कि क्या हमें भेजना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। तो उसके बाद जो विश्वसनीयता का संकट है, उन्हें महसूस नहीं होगा कि विश्वसनीयता संकट एसबीआई की सिस्टम पे खड़ा हो सकता है, और आरबीआई को चिंता नहीं करनी चाहिए इस चीज को लेकर।
देखिए, यही मैं बता रहा हूँ कि जो जवाब दिया है ना एसबीआई ने, वो किसी कोऑपरेटिव बैंक भी शायद ऐसा जवाब नहीं देगी। और अगर कोऑपरेटिव बैंक ऐसा जवाब देगी ना, तो जैसे मैंने कहा ना, सील लगने में देर नहीं लगी कोऑपरेटिव बैंक को, और वहां बाहर अकाउंट में से पैसा उठाने वालों की लाइन लग जाएगी, और बैंक के पास पैसा भी नहीं होगा देने के लिए, ये भी सही बात है। तो ये आप उस दिशा में लेके जा रहे हैं। क्या आप एक नेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी करना चाहते हैं, जहां पे एसबीआई ऐसा जवाब दे रहा है? क्या आप एसबीआई में से लोगों की विश्वसनीयता दूर करना चाहते हैं? ये दूसरा सवाल। क्या आप एसबीआई को तोड़ के एसबीआई को मतलब ऐसा एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम के लिए काम करवाना चाहते हो, खुद की मतलब वो इलेक्टोरल बॉन्डिंग की बैंक हो जाएगी, ऐसा आप करना चाहते हो कि उसमें से रिटेल जो ग्राहक है वो निकल जाए, और यही मतलब फिर चलाना है तो ऐसे चलाएंगे? क्या ये करना चाहते हो आप? क्योंकि सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में। बहुत हाँ, सारे साख तो सवाल है, सवालों के संकट में आ गया, साख सवालों के बहुत संकट में है। सारे सवाल है। एसबीआई के चेयरमैन के सामने भी इसमें एक्शन लिया जा सकता है। सेबी भी ले सकता है, आरबीआई भी ले सकता है, हर कोई ले सकता है। लेना चाहेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल। जी। आप सोचिए, आपने कोई न्यूज किया, वो न्यूज के ऊपर आपको ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से कुछ पूछने के लिए आपको आया, और आपने ऐसा जवाब दे दिया कि मुझे पता नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह से ये चला गया है। तो मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी से अपना पलड़ा झाड़ दिया। तो क्या आपको लगता है कि कानून का कोई मतलब आपके ऊपर कोई प्रोविजन है ही नहीं इसको लेके, कि कानून आपको माफ कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप और हम कॉमन, मतलब ये एक एग्जांपल ऐसा सेट कर रहे हैं कि स्पेशल पीपल आर गेटिंग स्पेशल स्टेटस। ये सीधी सी बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। आम आदमी को हर एक लॉ फॉलो करना है। मिडिल क्लास के बंदे को मतलब हेलमेट भी पहननी है, सिग्नल का क्रॉसिंग भी नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी बैंक जिसको बोले कि रॉन्ग वे में चली जा रही है, वन वे में, तो वो चलेगा। जी, जी, जी। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या मतलब, आज जैसे सुप्रीम कोर्ट की इसमें सुनवाई करेगा, देखेगा याचिका जो एसबीआई के द्वारा डाली गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कैसे फैसले दे सकता है, क्या स्टेप ले सकता है सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को लेकर? इस बारे में क्या आप सोचते हैं, किस तरह से आपका अनुमान है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कर सकता है? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेके शायद कोई कमेटी का गठन कर सकता है, जिसमें कोई इकोनॉमिस्ट हो, बैंकर हो वगैरह। क्योंकि ये देखिए, इन्होंने क्या कर दिया कि निटी-ग्रिटी किस तरीके से इसके ऊपर पूरा, मतलब ये जानबूझ के किया गया है, ये भी आप समझ लीजिए, ताकि आप टाइम बाय कर रहे हैं। टाइम बाय करेंगे तो इलेक्शन तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इलेक्शन जीतने के बाद फिर जो भी है, जिस तरीके से जो भी जीतेगा, जो भी होगा, जो भी डिटेल्स आएगा, नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता? ये मुद्दा ऐसा है कि अगर ये इलेक्शन के पहले ये डिटेल्स बाहर आती है तो इसका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ये सारा इलेक्शन खेल के इसी से बाद संबंधित है। आएगी। अगर तो इलेक्शन से पहले नाम ना आ जाए, यही खेल है सारा इसके पीछे, या इलेक्शन के बाद ही सब जो चीजें सामने आए ज्यादा है, मतलब यही पूरा सिस्टम जो कह रहा है? तो यही बात है कि तब तीन समस्याओं के ऊपर बात हो रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि एक, हो सकता है कि इसमें रिव्यू पिटीशन दायर होगी, जहां पे सरकार बोलेगी कि भाई ठीक है, एसबीआई के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो बंद लिफाफे में हम आपको देंगे, हम ईसीआई को नहीं देंगे। ईसीआई पे ले जाना ना ले जाना, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लुकआउट है। दूसरी परिस्थिति ये थी कि अगर कल को इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाती है तो फिर इसी सर्वे सर्वा हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो फिर इसमें ये सब चीजें नहीं आएगी। लेकिन ये तीसरी ही संभावना निकली, जहां पे बैंकिंग सिस्टम की निटी-ग्रिटीज के ऊपर पूरा का पूरा मतलब बैंक ने ही कन्फेस कर लिया कि हमारे यहाँ ऐसी समस्या है। तो होगा क्या, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा। जब तक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा, ये सब चीजें आएगी, तब तक तो इलेक्शन की डेट आ जाएगी, इलेक्शन खत्म हो जाएगा। करोगे क्या? और एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके भी आपको एक्सपर्ट कमेटी को जवाब भी यही देना है कि हम 30 जून तक हमको समय चाहिए। तो आई डोंट नो कैसे ये सब चल रहा है, लेकिन ये भारत में कभी ऐसा था नहीं। भारत बिल्कुल। में लोगों का, और खास करके जो ऐसी जगह पे बैठे हो ना, मतलब जो चेयरमैन वगैरह जो भी हो इस बैंक के, या इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
एक ज़मीर होता था। ये ज़मीर आज देखने को नहीं मिलता है। ये ज़मीर आज बिक चुका है, समझ लीजिए। बिक चुका है डर की वजह से, पैसों की वजह से, जो भी है, लेकिन ये ज़मीर बिक चुका है। आपको जैसे आपने कहा कि बैंक का काम क्या है, डिटेल्स देने का है, यहाँ से पैसा आया, यहाँ पैसा गया, देख लो आप अपना जो भी है। ये डिटेल्स भी आप नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? कुछ तो है ना, कुछ तो मामला है ना। और यही तो अब क्या सवाल हो है, गया, यही सवाल है। अब जो है, अब शंका और बढ़ गई। एक तो बढ़ गई है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, एसबीआई के जवाब से अब शंका बढ़ गई कि सही में इसमें कुछ घपला है। जैसे मैंने कहा, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को तो सब पैसा गया नहीं है, दूसरी सभी पॉलिटिकल को गया पार्टीज है, को भी गया है। तो क्यों सभी बातें को गया बाहर है। नहीं आती है भाई साहब? क्यों बातें बाहर नहीं आती? या फिर मान लीजिए सरकार इसमें कहीं नहीं है, एक बार एक समय के लिए आप मान लीजिए कि सरकार इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, सरकार ने कुछ कहा ही नहीं है एसबीआई वालों को, या जो बातें आ रही है जो भी है, क्या कॉरपोरेट्स डरे हुए हैं कि ये डिटेल्स बाहर आने से हमारे ऊपर और गाज गिर सकती है? या कॉरपोरेट्स डरे हुए हैं कि हमने जो फंडिंग की है उसके मुकाबले जो फायदा हमको पहुंचा है वो शायद डॉक्स में आ जाएगा, या वो शायद स्क्रूटिनी में आ जाएगा, कि मान लीजिए आपने 500 करोड़ का डोनेशन किया है और आपको फायदा हो रहा है करीबन 5 या 50,000 करोड़ का, तो क्या ये सब फिर जो एसेट्स आने वाली है पब्लिक डोमेन की, इसकी उसकी, एयरपोर्ट जिसको गए, पोर्ट जिसको गए, ये सब वापस स्क्रूटिनी में जाएगा सीसीआई में? कोई सुप्रीम कोर्ट में वापस ये मतलब अर्जी दायर करेगा कि बॉस ये तो 500 करोड़ के सामने इनको तो आपने 55,000 करोड़ की अस्कायामत दे दी, तो ये तो वैलिड नहीं है, इसका वैल्यूएशन लगाइए। तो क्या कॉर्पोरेट्स ने ये करवाया एसबीआई के पास? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने कई बार कहा था कि ये डिटेल्स आने के बाद एक कॉर्पोरेट वॉर छिड़ सकती है। तो ये भी समझना पड़ेगा। जी, कौन जी। से कॉर्पोरेट थे जिन्होंने इतना पैसा नहीं दिया लेकिन फायदा इस पैसे से 100 गुना ले लिया? तो ये सब चीजें मुझे लगता है समझनी पड़ेगी। वास्तव में बड़े गंभीर सवाल है, और जैसा आपने कहा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और जिस प्रश्न की बात है इस समय सभी के मन में है कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि एसबीआई को ऐसा जवाब देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसके एसबीआई के इस जवाब से तो एसबीआई की विश्वसनीयता पे संकट खड़ा हो गया कि आपका जो सिस्टम है, किस तरह से आप बैंकिंग प्रणाली को चला रहे हैं, जिसमें एक-एक पैसे का लेन-देन होता है और उसके पास इतने हज़ारों करोड़ों का आपके पास एकदम से आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ये बड़े सवाल है, और डिजिटल इंडिया के युग में जहाँ पर एक क्लिक पर सब चीज़ उपलब्ध है, ऐसे में आपको इतना समय चाहिए पूरे आंकड़े जुटाने के लिए, पूरी डिटेल इकट्ठी करने के लिए। तो ये बड़े गंभीर प्रश्न है, और एसबीआई ने खुद ही सवालों की जो बौछार है अपने ऊपर स्वयं ही कर ली है अपने इस याचिका के द्वारा। और यही बड़ी चिंता का विषय है देश के लिए भी। और जैसा कि हर आदमी को जानने का हक है कि किस पार्टी को क्या फंड मिलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये सब चीज़ें इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो तीखी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट ने की थी, उसी का परिणाम था कि एसबीआई को उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने सारी डिटेल दिए। लेकिन एसबीआई के द्वारा जो जवाब दिया गया है उसने और ज़्यादा गंभीर सवाल इस पूरे प्रकरण के ऊपर पैदा कर दिए हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देता हूँ। मैं हिमांशु जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे विषय को बहुत ही स्पष्टता के साथ और जिस तरह से उसकी व्याख्या की है, हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी, उन्हें पूरे प्रकरण को समझने में बहुत आसानी होगी। मैं हिमांशु जी का पुनः बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चर्चा और गहन होगी और हमको चर्चाएँ करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जी, बहुत सारी बिल्कुल। परतें उठने ये पक्की बात। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक बात है, ठीक बात। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज नेट चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे समाज नेट के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।